अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। अल्लाह ताला से दुआ है तमाम बीमारों, ख़ास तौर पे हमारे एक सब्सक्राइबर हैं बिलाल ख्वाजा साहब, उनको, हम सबको, हमारी फैमिलीज़ को अल्लाह ताला सेहत दे, ज़िंदगी दे और हम सब के कामों में, हमारे मामलात में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो अपने जानने वालों में, अपने सर्किल में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। गाइस, मेरा इंटरेस्ट ये होता है कि मैं रोज़ाना कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई कहानियाँ आपके साथ शेयर कर सकूं। ये मेरा शौक़ भी है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब जो लोग हैं वो रेगुलरली वेट किया करते हैं। यकीनन ये लाखों हज़ारों में नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं और मेरा सहारा बने हुए हैं। तो काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने सखी हसन के बारे में या इससे मुल्हिका जो कब्रिस्तान मौजूद है उसके बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ आपके साथ शेयर की हैं। और आज की ये जो कहानी है ये भी कुछ ऐसी ही कहानी है। और ये कहानी हमारी एक रेगुलर लिसनर हैं जो कभी भी कमेंट नहीं किया करती, उन्होंने शेयर की है। हालांकि ये चाहती हैं कि मैं इनका नाम, इनका एड्रेस लोगों को बता दूं, लेकिन फिर भी कुछ वजूहात की बिना पे मैं नहीं चाहता कि इनके घर का एड्रेस या इनका नाम लिया जाए। और समझ लें, ये कहानी हमें मिस हिरा ने शेयर की है और ये कहानी 2001-2002 की कहानी है। ये बताती है कि हमारा जो घर है वो सखी हसन कब्रिस्तान से पहले जो एक गली मौजूद है वहाँ पे है। और वहाँ पे जो लोग अक्सर सखी हसन कब्रिस्तान जाया करते हैं या जिनको नॉर्थ नानबाबाद के बारे में मालूमात हैं उनको पता होगा कि कुछ बंगले मौजूद हैं और बंगलों से एक रास्ता सीधा कब्रिस्तान की तरफ जाया करता है। बेसिकली इनका जो घर है वो ऐसे ही रास्ते पे मौजूद है जहाँ से गुज़र के कब्रिस्तान का मेन गेट या कब्रिस्तान के गेट का आगाज़ हुआ करता है। अब मुझे इस इलाके के बारे में, इस कब्रिस्तान के बारे में मालूमात इसलिए भी हैं कि मेरे वालिदैन की वहाँ पे ख़बरें मौजूद हैं और अक्सर ऐसा होता है कि हफ़्ते 2 हफ़्ते में या जैसे भी टाइम मिलता है मैं अपने वालिदैन की कब्रों पे ज़रूर जाया करता हूँ। ये बताती है कि 2001 चल रहा था और मैं महज 11 या 12 साल की थी। ये जो हमारा बंगला है वो कुछ इस तरह से है कि ये कॉर्नर का बंगला है और इस बंगले की फर्स्ट फ्लोर पे यानी छत के ऊपर एक कमरा मौजूद है। जब मैं 11-12 साल की थी तो अक्सर ऐसा होता था कि मेरे फादर बैरून मुल्क से या मुख्तलिफ़ जगहों से मेरे लिए टॉयज़ लेके आया करते थे। अक्सर ऐसा होता था कि ये जो टॉयज़ थे कभी मैं एक कमरे में, कभी दूसरे कमरे में लेके चली जाती और कभी कभी ऐसा होता जो फर्स्ट फ्लोर पे हमारा कमरा मौजूद है मैं वहाँ पे जाके इन टॉयज़ के साथ खेला करती थी। हालांकि मेरे अब्बू मेरी अम्मी को मना किया करते थे कि इस बच्ची को रात में, ख़ास तौर पे मगरिब के बाद छत पे या उस रूम में नहीं भेजा करो, लेकिन मैं बिला खौफ व ख़तर छत पे जाती, वहाँ की लाइट्स ऑन करती और 2-2, 3-3 घंटे तक मैं वहाँ पे खेला करती थी। तो वैसे ही उस रात हुआ कि जब मैं खेल के नीचे आई तो रात के तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे का टाइम था। मेरे अम्मी अब्बू कमरे में बैठे हुए थे और मैं बहुत मुतमईन थी। अजीब बात ये थी कि मैं जैसे ही खिलौनों से खेलने के बाद नीचे आई तो मुझे नींद का खुमार होने लगा। ऐसा लग रहा था कि एकदम से मुझे थकन हो चुकी है और मुझे नींद आ रही है। खैर, मैंने जल्दी जल्दी खाना वगैरह खाया और खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में, यानी जहाँ पे मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ सोया करती थी, वहाँ पे जाके लेट गई। अक्सर ऐसा होता था कि मैं जल्दी सो जाती थी, जबकि जो मेरे मदर फादर थे वो रात को 1 बजे 2 बजे तक जागा करते थे। खैर, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी आंख लग चुकी थी और जब मेरी आंख खुली तो रात के तकरीबन 2, सवा 2 बजे का टाइम था। मैं क्योंकि जहाँ पे लेटा करती थी तो मेरे सामने ही एक वॉल क्लॉक मौजूद थी, तो जब आंख खुलती तो सबसे पहले घड़ी पे नज़र पड़ा करती थी। खैर, जब मेरी आंख खुली तो मेरे जो वालिदैन थे दोनों सो रहे थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो मेरे टॉयज़ हैं, ख़ास तौर पे जो सेल से चलने वाले टॉयज़ हैं, उनके बजने की या उनके म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है। ये जो आवाज़ थी ये इस कदर वाज़े आवाज़ थी कि किसी भी सूरत इस आवाज़ का इनकार करना मुमकिन नहीं था। हैरान कुन बात ये थी कि मेरे टॉयज़ तो सारे के सारे कमरों में मौजूद थे, लेकिन ये जो आवाज़ थी ये मुझे ऊपर की तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर मौजूद है और ना सिर्फ मौजूद है, मुसलसल मेरे टॉयज़ से खेल रहा है। तो ऐसी बातें, मेरी इतनी उम्र नहीं थी। पहले जब मुझे आवाज़ आना शुरू हुई तो मुझे ये जो सिचुएशन थी ये समझ नहीं आई, लेकिन कुछ देर बाद जब मेरे दिमाग ने हल्का फुल्का काम करना शुरू किया
तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा छत पे जाके देखती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारा चौकीदार है अक्सर उसकी बेटी मेरे खिलौनों से खेला करती है तो वो छत पे जाके इतनी रात में मेरे खिलौनों से खेल रही हो। यह सोचने के बाद जब मैंने सीढ़ियों के रास्ते छत की तरफ बढ़ना शुरू किया तो मुझे कुछ अजीब सा अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन अल्लाह जानता है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या कशिश थी कि मैं ऊपर की तरफ बढ़ती चली गई। और जैसे ही मैंने सीढ़ियाँ उबूर की और मैं छत वाले रास्ते पे या छत के ऊपर दाखिल हुई तो सबसे पहले जब मैं उस कमरे में यानी उस तरफ देखना शुरू करती हूँ जहाँ पे मेरे टॉयज़ मौजूद थे, तो मुझे ऐसा लगा कि उस कमरे का ना सिर्फ दरवाज़ा खुला हुआ है बल्कि दरवाजे के साथ साथ अंदर की लाइट भी ओपन हुई भी है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इस रूम में बाकायदा आके मेरे खिलौनों से खेलना शुरू कर चुका है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी और जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ रही थी ये जो कमरे का नज़ारा था ये मुकम्मल तौर पे मेरे सामने आया होता चला जा रहा था। आप यकीन करें कि जैसे ही मैंने कमरे के बिल्कुल सामने आके मुकम्मल तौर पे अंदर की तरफ देखना शुरू किया है तो मैंने देखा कि मेरी ही जैसी हूबहू मेरी ही हमशक्ल एक लड़की मेरे ही जैसे हुलिये में मेरे ही जैसे लिबास में सामने बैठी हुई है। उसके सामने मेरे खिलौने रखे हुए थे और वो मुसलसल इन खिलौनों से खेल रही थी। अजीब बात ये थी कि जो लड़की थी ये एक तो मेरे जैसी थी और इसका जो चेहरा, इसके बाल, इवन कि एक एक चीज़ मेरी तरह लग रही थी, लेकिन इसकी जो आंखें थीं ऐसा लग रहा था कि इसकी आंखें या तो सफ़ेद हो चुकी हैं या इसकी आंखें मुकम्मल तौर पे ऊपर की तरफ चढ़ चुकी हैं। अब थोड़ा थोड़ा मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया और मुझे एहसास हुआ कि ये जो कुछ है कम अज़ कम नॉर्मल नहीं है। इसी दौरानिए में जबकि मैं मुड़ के पीछे वापस नीचे की तरफ आती, उस लड़की ने बाकायदा अपने चेहरे को उठा के मेरी तरफ देखना शुरू किया। हाँ, ऐसा ही था कि उसकी जो आंखें थीं ये मुकम्मल तौर पे ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थीं और उसकी आंखों पे ऐसा लग रहा था ख़ास तौर पे पुतलियों पे सफ़ेद कलर को कर दिया गया हो। आप यकीन करें अगले ही लम्हे मैं ना सिर्फ वहाँ से पलटी बल्कि पलटने के बाद मैंने बहुत तेज़ी के साथ नीचे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं नीचे की तरफ भाग रही थी तो मुझे मुसलसल उस बच्ची के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें अपने कानों में सुनाई दे रही थी। खैर अल्लाह जानते कि जैसे तैसे जब मैं सीढ़ियों से उतर के भागती हुई नीचे अपनी अम्मी के कमरे में दाखिल हुई तो मेरी अम्मी सामने ही खड़ी हुई थी और वो मुझे देख के परेशान हो रही थी और मुझसे पूछने लगी कि इतनी रात में तुम कहाँ से आ रही हो। खैर कुछ देर के बाद जब मेरी सांसें बहाल हुई तो मैंने अपनी अम्मी को जो भी सारा का सारा वाक़या था वो बयान किया और उसके बाद जब मेरी अम्मी मुझे लेके या अब्बू को लेके छत की तरफ गई और वहाँ जाके पूरे कमरे को चेक किया गया तो आप यकीन करें कि उस कमरे की लाइट्स भी खुली हुई थी, वहाँ का दरवाज़ा भी वैसे ही ओपन था और जो मेरे टॉयज़ थे वो सामने बिखरे हुए थे। यानी कि वाकई में अब से कुछ देर पहले कोई ना कोई यहाँ पे मौजूद था और ना सिर्फ मौजूद था बल्कि मेरे टॉयज़ से मुकम्मल तौर पे खेलता चला जा रहा था। खैर मेरी अम्मी ने मुझ पे दम दुरूद किया, मुझे नीचे लेके वापस आई और उस रात के बाद से मेरे छत पे जाने पे, ख़ास तौर पे मगरिब के बाद जाने पे पाबंदी लगा दी गई थी। गाइस आज की ये जो पहली स्टोरी है ये स्टोरी हमें आरिफ साहब ने पंजाब से शेयर की है। ये बताते हैं कि ये शुरू से ही एक छोटे से विलेज में रहा करते थे। अब क्योंकि इनके जो फादर थे वो एक फ्यूडल थे या एक जागीरदार थे तो इनके घर की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो बहुत बेहतर थी। अब इनका शुरू से ही पढ़ाई के अंदर जो इंटरेस्ट था वो ना होने के बराबर था, जबकि इनके फादर चाहते थे कि ये पढ़ लिख के बड़े आदमी बने या बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल करें। ये बताते हैं कि जैसे तैसे अल्लाह अल्लाह करके मैंने 5वीं का इम्तिहान पास किया और जब मैंने 5वीं की जो भी एग्जामिनेशन थी उसको पास किया तो उसके बाद मैंने अपने फादर से बात की और उनको कहा कि मैं आपके काम में या आपका जो भी कारोबार है उसमें आपका हाथ बटाना चाहता हूँ और अब मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं मज़ीद एजुकेशन हासिल करूँ। हालांकि जो मेरे फादर थे वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन भी थे, उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे कहा कि कुछ भी हो तुम्हें मज़ीद तालीम हासिल करनी पड़ेगी। खैर मैंने रोना शुरू कर दिया, अपनी ज़िद करना शुरू की
लेकिन मेरे फादर ने मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई लगाई और मुझे मजबूर किया कि मैं छठी क्लास में एडमिशन हासिल करूं। अब जब मैंने छठी क्लास में एडमिशन लिया तो मैं अपने तौर पे पूरी कोशिश करता था कि पढ़ाई से भाग जाऊं या मुझे स्कूल से निकाल दिया जाए। लेकिन क्योंकि जो स्कूल के टीचर थे या जितने भी असातिज़ा थे वो सारे के सारे मेरे फादर को जाना करते थे, तो मेरी लाख हरकतों के बावजूद, उनको तंग करने के बावजूद ना ही मुझे स्कूल से निकालते थे और ना ही किसी भी किस्म की शिकायत मेरे घर तक पहुंच पाती थी। इसी तरह मैंने छठी, सातवीं, फिर आठवीं का इम्तिहान दिया और आठवीं के इम्तिहान के बाद मेरा जो स्कूल था वो ख़त्म हो चुका था और अब मुझे अगर 9वीं या 10वीं का इम्तिहान देना था तो उसके लिए मुझे दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना था। मेरा ये ख्याल था कि मेरा टाइम आ चुका है कि अब मैं एजुकेशन को छोड़ के सरासर अपने भाई के, अपने वालिद के जो भी कारोबार हैं उनके ऊपर फोकस करूँगा और फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की या पैसा कमाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगेन मुझे फोर्स किया गया और मुझे कहा गया कि किसी भी सूरत तुम्हें 9 और 10 के पेपर देने हैं। और एक दफ़ा फिर मैंने ना चाहते हुए पढ़ाई का आगाज़ किया और जैसे तैसे करके 9वीं और 10वीं जमात का पेपर दिया। इस दौरानिए में जो मेरी गैदरिंग थी या मेरे जितने भी दोस्त थे वो सारे के सारे उल्टे सीधे थे। अक्सर मेरे दोस्त नशा किया करते थे और इसके साथ साथ मेरे जितने भी जानने वाले थे वो सारे के सारे उल्टे सीधे लोग थे या उनको आप बुरा लोग कह सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे जो मोहल्ले वाले थे, वो मेरे रिश्तेदार, मेरे असातिज़ा सारे के सारे अब मेरे ख़िलाफ़ मेरी कंप्लेंट्स करना शुरू हो चुके थे। लेकिन मेरे फादर बज़िद थे कि मुझे किसी भी सूरत मैट्रिक का इम्तिहान देना है और ना सिर्फ इम्तिहान देना है बल्कि अच्छे नंबरों से मैट्रिक को पास करना है। और अजीब बात ये थी कि बावजूद इसके कि मैंने मैट्रिक को डी ग्रेड में पास किया था, मेरे फादर अब फिर ज़िद कर रहे थे कि तुम्हें फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का भी एग्ज़ाम देना है। अल्लाह की तरफ से मदद ये हुई कि फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मेरे कम मार्क्स की वजह से मुझे करीब के जो भी कॉलेज थे वहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा था। खैर अल्लाह अल्लाह करके कुछ सिफारिशात लगा के हमारा जो शहर था यानी जिस गांव में हम रहा करते थे उस गांव से तकरीबन 80-90 किलोमीटर के फासले पे एक छोटा सा कॉलेज मौजूद था और वो कॉलेज भी एक छोटे से गांव का हिस्सा था। तो बिला आखिर मुझे वहाँ पे एडमिशन मिल गया। अब जब मुझे उस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिला तो अजीब बात ये थी कि मेरा वहाँ पे ना कोई जानने वाला था और ना ही हमारे किसी भी किस्म के रिश्तेदार वहाँ पे रहा करते थे। अच्छी बात ये थी कि उस कॉलेज से तकरीबन 8 या 9 किलोमीटर के फासले पे एक हॉस्टल नुमा जगह मौजूद थी जो कि खेतों के दरमियान थी या आप कह सकते हैं एक छोटे से जंगल के पास वो जगह मौजूद थी और उस जगह को आमतौर पे किराए के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब मेरे फादर ने जैसे तैसे करके अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके उस हॉस्टल के अंदर या उस जगह के अंदर मेरे लिए एक कमरा बुक कर लिया। अब मेरा रूटीन ये था कि मैं सुबह कॉलेज जाता, कॉलेज से तकरीबन 2 या 3 बजे फ्री होता और उसके बाद सीधा अपने हॉस्टल की तरफ रवाना हो जाता। अच्छी बात यह थी कि एक बस सीधी मेरे हॉस्टल की तरफ जाया करती थी और सीधा मुझे हॉस्टल के सामने उतारती थी। अब शुरू में ये जो रूटीन था ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरा लाख कोशिश के बावजूद ना ही पढ़ाई में दिल लग रहा था और सच्ची बात यह है कि मैं ना ही पढ़ाई के अंदर फोकस कर पा रहा था। मैं पूरे दिन कॉलेज के अंदर रहता, वहाँ पे सारी क्लासेस लेता, लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो ऑप्टिमल लेवल है वो आ चुका है। मेरी लाख कोशिश के बावजूद ना ही चीज़ें मुझे समझ आया करती थीं और ना ही मुझे लग रहा था कि मेरे पेपर या मेरा रिज़ल्ट अच्छा होने वाला है। शुरू में इसी तरह काम चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे कुछ मज़ीद दिन या महीने गुजरे तो अब मैंने बाकायदा कॉलेज की भी छुट्टियां करना शुरू कर दी। अक्सर ऐसा होता कि मैं कॉलेज के बजाय अपने हॉस्टल में रहता और कॉलेज जाने से परहेज़ किया करता, यानी कि हफ्ते में कभी 2 दफ़ा, कभी 3 दफ़ा मैं कॉलेज जाया करता। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे मेरे दिल में अपने बाप के लिए नफ़रत पैदा हो रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा जब पढ़ने को दिल नहीं चाहता या जब मुझे कुछ समझ नहीं आया करता तो ये बिला आखिर मुझे क्यों मजबूर करते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखूं। इसी दौरानिए में जबकि हम लोग पेपर्स की तरफ बढ़ रहे थे कि दरमियान में
ایک عید یا فیسٹیول آ گیا۔ اب عام طور پہ جو لوگ ہاسٹل میں پڑھا کرتے ہیں یا جو لوگ ہاسٹل کے بارے میں جانتے ہیں، جب بھی ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھر چلے جائیں۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میں اتنا غصے میں تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اسپیسیفکلی اپنے باپ سے اس قدر ناراض تھا کہ میں نے طے کر لیا تھا کہ اس عید پہ یا اس فیسٹیول پہ اپنے گھر قطعی نہیں جاؤں گا۔ حالانکہ میرے گھر والے مختلف طریقوں سے PTCL کے ذریعے، چٹھی کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر رہے تھے، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب چھٹی ہو تو اسی دن اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جانا۔ خیر، جیسے جیسے اللہ اللہ کر کے جب وہ چھٹیاں شروع ہوئیں، جو کہ 3 یا 4 چھٹیاں تھیں، تو ایک ایک کر کے جو بھی کالجز وغیرہ کے لڑکے تھے سارے کے سارے اپنے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہو گئے، اور بالآخر اس پورے ہاسٹل میں یا اس جگہ پہ میں اکیلا موجود تھا، جبکہ میرے علاوہ ایک چھوٹا سا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈمن مینیجر تھا، جس کی اتنی زیادہ عمر نہیں تھی، اور وہ عام طور پہ نیچے کے حصے میں یا ریسیپشن کے پاس سویا کرتا تھا۔ اچھا، عجیب بات یہ تھی کہ جب ایک ایک کر کے جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے چلے گئے، تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرا یہ جو اکیلا گھر ہے، یہ جو بھی ہاسٹل ہے، یہ مجھے کاٹ رہا ہے، اور لاکھ کوشش کے باوجود نہ ہی میرا ٹائم پاس ہو رہا ہے اور نہ ہی میرا دل اس اکیلے ہاسٹل میں لگ پا رہا ہے۔ اب یہ جو دن کا ٹائم تھا یہ خیریت سے گزر گیا۔ جیسے جیسے مغرب ہوئی اور مغرب کے بعد رات کا اندھیرا شروع ہوا، تو آہستہ آہستہ کر کے میرے خوف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے بھی اپنے گھر چلا جانا چاہیے تھا، اور مجھے بھی اس غصے کو سائیڈ میں رکھ کے اپنے والدین سے، خاص طور پہ اپنی ماں سے ملاقات کرنی چاہیے تھی۔ خیر، اب وہ ٹائم گزر چکا تھا، لہٰذا جیسے ہی مغرب ہوئی یعنی اندھیرا ہو چکا تھا، تو میں ایسے ہی ٹہلتا ہوا اپنے ہاسٹل سے جو باہر کا حصہ تھا، جو کہ بیسیکلی ایک جنگل نما جگہ تھی، اور اس کے سامنے ایک روڈ موجود تھا جو کہ سیدھا شہر کی طرف جایا کرتا تھا، میں وہاں پہ آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ ابھی مجھے وہاں پہ کھڑے ہوئے مشکل سے 5 یا 10 منٹ گزرے ہوں گے، مجھے ایک دم سے ہلکی ہلکی سی خوشبو کا احساس ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اطراف میں بہت ہی محصور کن خوشبو ہے جو مجھے آنا شروع ہوئی ہے، اور ایک عجیب سی کشش ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عجیب سا سکون سا ہے جو اس خوشبو کو سونگھنے کے بعد مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ اب میں اپنے طور پہ اس خوشبو کو، یا جہاں سے یہ خوشبو آ رہی تھی، اس جگہ کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسی دورانی میں جب میری نظر لیفٹ سائڈ پہ، جہاں پہ ایک برگد کا درخت موجود تھا، وہاں پہ پڑی، تو میں نے دیکھا کہ برگد کے درخت کے بالکل نیچے ایک عورت، یا جسے آپ ایک لڑکی کہہ سکتے ہیں، جو کہ مشکل سے 20 یا 25 سال کے درمیان ہوگی، نہ صرف کھڑی ہوئی ہے، بلکہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے جیسے اس نے اس اندھیرے میں بھی اپنے بالوں کو کھول رکھا ہے، اور نہ صرف اپنے بالوں کو کھول رکھا ہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ بہت زیادہ تیار ہوئی بھی ہے، اور ایون اس نے بہت ساری جیولری بھی پہن رکھی ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ تیار بھی ہوئی تھی، اس نے میک اپ بھی کیا ہوا تھا، اور اس نے اپنے بالوں کو بھی کھول رکھا تھا، لیکن اس کے جو کپڑے تھے وہ دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، یا پھر اس کے کپڑوں پہ بہت زیادہ میل لگا ہوا تھا۔ کافی دیر تک مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں وہ واقعی میں خوبصورت ہے یا پھر سراسر میری نظروں کا دھوکہ ہے۔ تقریباً 15 یا 20 سیکنڈ تک میں مسلسل نہ صرف اس کو دیکھتا رہا، بلکہ وہ لڑکی بھی مسلسل میری طرف دیکھتی رہی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایسا لگا جیسے وہ تنے کے پیچھے گئی ہے، اور تنے کے پیچھے ہی دیکھتے غائب ہو گئی ہے۔ اب میں کافی دیر تک اس کو ادھر ہو کے، کبھی آگے ہو کے، کبھی پیچھے ہو کے کوشش کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح دیکھ سکوں، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود نہ ہی وہ نظر آ رہی تھی اور نہ ہی اس کو نظر آنا تھا۔ خیر، میں واپس مڑا، اور واپس جہاں پہ ریسیپشن تھی، یا جہاں پہ وہ لڑکا بیٹھا کرتا تھا، میں اس کے پاس آیا، اس سے سلام دعا کی، اور واپس اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ اسی طرح جیسے تیسے کر کے یہ رات گزر گئی، اور پھر جب اگلا دن شروع ہوا تو سب کچھ نارمل تھا۔ رات میں جو لڑکی مجھے نظر آئی تھی میں اس کو بھی بھول چکا تھا، اور جیسے تیسے کر کے میں اس ٹائم کو کل کرنے کی یا اسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے جیسے تیسے یہ دن گزرا، اور جب دن گزر چکا اس کے بعد دوبارہ سے مغرب کی اذان کے بعد اندھیرا ہونا شروع ہوا،
तो अब मुझे दोबारा से ऐसा एहसास हो रहा था कि वही धीमी धीमी खुशबू मुझे मुसलसल दोबारा से आना शुरू हुई है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि अब जो ये खुशबू मुझे आना शुरू हुई थी, ऐसा लग रहा था ये जो खुशबू है ये हॉस्टल के अंदर की तरफ से या फिर स्पेसिफिकली जिस रूम में मैं रुका हुआ था उस रूम के अंदर से ही आना शुरू हुई है। मैंने मुसलसल इस खुशबू को नज़रअंदाज किया, क्योंकि जैसे जैसे ये खुशबू मुझे आना शुरू हुई थी वैसे वैसे उस लड़की का चेहरा मेरे सामने आना शुरू हो गया था। ये मेरी इमेजिनेशन थी या मेरा ख्याल था या फिर हकीकत थी, मुझे इसके बारे में आज तक यकीन नहीं है। बहरहाल मैं कुछ देर के बाद जब वॉशरूम के लिए रवाना हुआ तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जो रिसेप्शन वाला लड़का था वो वहीं पे बैठा हुआ था, जबकि जो नीचे वॉशरूम वाला एरिया था जहाँ पे 5 या 6 वॉशरूम मौजूद थे, मैं उस तरफ के लिए रवाना हुआ। मैं वॉशरूम के अंदर आया। वॉशरूम के अंदर आने के बाद मैंने गेट बंद किया और जो भी मुझे काम करना था मैं उसके अंदर बिज़ी हो गया। अभी मुझे वॉशरूम आए हुए मुश्किल से 2 या 3 मिनट गुजरे होंगे कि एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी के चलने की या कदम रखने की आवाज़ आना शुरू हुई है। जैसे जैसे हर सेकंड गुजर रहा था वैसे वैसे ये जो कदमों की आवाज़ थी न सिर्फ बढ़ती चली जा रही थी, बल्कि अब लग रहा था जैसे जैसे कदमों को ज़मीन के ऊपर रखा जा रहा है वैसे वैसे पायल या घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। ये पायल और घुंघरूओं की जो आवाज़ थी ये इस कदर वाज़ेह थी कि इसका इनकार करना या इसको ना सुनना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। खैर मैं कुछ देर तक समझता रहा कि शायद ये जो रिसेप्शन वाला लड़का है इसके हाथ में बहुत सारी चाबियां मौजूद हैं और ये चलता हुआ मुसलसल वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब मैं वॉशरूम के अंदर मौजूद था तो उसी दौरानिए में ये जो आवाज़ थी एग्जैक्टली वॉशरूम के दरवाजे के बाहर आके रुकी, और ना सिर्फ वॉशरूम के दरवाजे के बाहर की तरफ आके ये आवाज़ रुकी, बल्कि अब मुझे लग रहा था कि जो भी वॉशरूम के अंदर एंटर हुआ है वो सरासर मेरे वॉशरूम के दरवाजे के बाहर मौजूद है। अब जबकि मैं वॉशरूम के अंदर की तरफ था तो मुझे ऐसा लगा कि वॉशरूम के नीचे की तरफ से, यानी जो हल्की सी झिर्री होती है जहाँ से आप आर पार देख सकते हैं, एक अजीब सा धुआं वॉशरूम के अंदर दाखिल होना शुरू हो चुका है। और जैसे जैसे ये धुआं वॉशरूम के अंदर दाखिल हो रहा था ऐसा लग रहा था मेरे आसाब ने या मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ना शुरू कर दिया है। एक अजीब सी धीमी धीमी सी खुशबू थी जो मुसलसल मेरी नाक के अंदर बस रही थी, और एक अजीब सा सुरूर था जो मुझे इस खुशबू के अंदर महसूस हो रहा था। मुझे बस इतना याद है कि 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर एकदम से मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू किया है, और ये मैंने क्यों पीटना शुरू किया था, ऐसी क्या वजह थी या मुझे क्या हुआ था, ये मुझे आज भी मुकम्मल तौर पे याद नहीं है। बस मुझे इतना याद है कि वो धुआं जब मेरी नाक के अंदर चढ़ना शुरू हुआ और मुझे मुसलसल खुशबू का एहसास होने लगा तो मेरे आसाब मुकम्मल तौर पे न सिर्फ माऊफ हो चुके थे बल्कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। खैर वो जो रिसेप्शन वाला लड़का था ये उसने मुझे बताया कि आपने ज़ोर ज़ोर से वॉशरूम के गेट को पीटना शुरू किया था, और जब मुझे एग्जैक्टली अपनी रिसेप्शन पे वॉशरूम का गेट पीटे जाने की आवाज़ आना शुरू हुई तो मैं वहाँ से उठ के आपकी तरफ भागा। वो बताता है कि जब मैं वॉशरूम के अंदर आया तो आपका जो दरवाज़ा था वो अंदर से लॉक था। खैर मैंने जैसे तैसे धक्का देने के बाद जब दरवाज़ा खोला तो आप सामने बेहोश पड़े हुए थे। अब ये एक ऐसा वाक़या था जो यकीनन न सिर्फ खौफ में मुब्तला करने वाला था बल्कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या था। खैर जैसे तैसे करके ये रात गुजरी, और उसके बाद जब तीसरी रात शुरू हुई और जैसे जैसे करके अंधेरा होना शुरू हो चुका था, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने रूम के अंदर एक जगह बैठा हुआ था और शायद मैं कोई किताब पढ़ रहा था। मुझे ऐसा लगा कि एकदम से जो रूम का दरवाज़ा है वो ना सिर्फ खुला है बल्कि खुलने के बाद एकदम से उस रूम से या उस दरवाजे से कोई अंदर की तरफ दाखिल हुआ है। आमतौर पे वो जो रिसेप्शन वाला लड़का था या जो भी रिसेप्शनिस्ट था वो इस तरह से रूम के अंदर आ जाया करता था। मेरा ख्याल यही था कि वही होगा और वही वहाँ से अंदर आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैंने
दरवाजे की तरफ देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि एक लड़की जो कि बहुत ही हसीन और जमील है, जिसने वैसे ही सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है, वैसे ही उसके बाल खुले हुए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ बढ़ती चली जा रही है। अजीब बात ये थी कि उसका जो लिबास था वैसे ही गंदा सा था, लेकिन एक अजीब सी खुशबू थी जो मुसलसल मुझे महसूस हो रही थी। और जैसे जैसे वो ज़मीन के ऊपर कदम रख रही थी, वैसे वैसे छन 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 पायल या घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हो चुकी थी। अब मैं मुकम्मल तौर पे उसके चेहरे को देखने के बाद जैसे जैसे उसके लिबास की तरफ देख रहा था, और फाइनली जब मेरी नज़र उसके पैरों की तरफ पड़ी तो मुझे कुछ अजीब से उसके पाँव लगने लगे। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसकी जो उंगलियां हैं वो पीछे की तरफ हैं, जबकि उसकी जो एड़ियां हैं वो आगे की तरफ मौजूद हैं। जैसे ही मैंने उस लड़की के उल्टे पाँव को देखा तो मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि आज मेरे साथ कुछ न कुछ गलत होने वाला है। इससे पहले कि मैं वहाँ से खड़ा होता, कुछ कर पाता, एकदम से उस लड़की ने तेज़ी के साथ मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। और बस मुझे इतना याद है कि मैं वापस बेड की तरफ भागा हूँ और मैंने बेड के ऊपर से जंप मारी है। मुझे नहीं पता कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ है। हाँ, जब मेरी आँख खुली तो वही रिसेप्शन वाला और उसके साथ 2-3 लड़के करीब में खड़े हुए थे, और ये जो लड़के थे इत्तेफाक से ये करीब के गांव में रहा करते थे। उस रिसेप्शनिस्ट का ये कहना था कि मुझे एकदम से आपके चीखने की आवाज़ आई, और जब मुझे आपके चीखने की या चिल्लाने की आवाज़ आई और जब मैंने आपके कमरे की तरफ बढ़ना शुरू किया तो मुझे भी ऐसा लगा कि आपके कमरे से कोई औरत निकल के बाहर की तरफ गई है। खैर, जैसे ही मैं आपके कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो आप मेरे सामने बेहोश पड़े हुए थे। खैर, मैंने अपने तौर पे आपके ऊपर दमदरूद किया और बाहर निकल के लोगों को मदद के लिए पुकारा। इत्तेफाक से ये जो 2 लड़के हैं ये किसी भी काम से अपने गांव से निकले हुए थे, और जब ये मुझे आते हुए नज़र आए तो मैंने इन लड़कों की मदद से ना सिर्फ आपको उठाया बल्कि उठाने के बाद रिसेप्शन के सामने मुंतकिल कर दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं होश में आया तो मुझे 103, 104 बुखार हो चुका था, और अब जैसे तैसे करके मैंने ये रात गुजारी। जैसे ही सुबह हुई तो सुबह सुबह मैंने एक गाड़ी पकड़ी, और गाड़ी पकड़ने के बाद सीधा अपने गांव, अपने घर के लिए रवाना हो गया। जब मैं अपने घर गया तो वहाँ पे मेरा तकरीबन 14 या 15 दिनों तक मुकम्मल तौर पे रूहानी इलाज हुआ, और उसके बाद कहीं जाके मेरी जो तबीयत थी वो कदरे बेहतर हुई। आज भी मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद मेरे जो वालिद साहब थे उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम्हें मज़ीद उस कॉलेज या उस हॉस्टल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा ही हुआ कि उसके बाद से मैंने अपने फादर के साथ जो भी उनका काम था वो करना शुरू कर दिया, और मैंने तौबा कर ली कि आइंदा कभी भी उस हॉस्टल या उस जगह के सामने से नहीं गुजरूंगा।